किसी भी देश और प्रदेश के विकास की बात करें, चाहे रोज़गार की बात करें, चाहे वर्ल्ड लेवल पर उसकी पहचान की बात करें, उद्योग जगत के विकास के बगैर ये नामुमकिन है कि ऐसे सपने देखे जाएं। ख़ास तौर से अगर आप बात करें आज के दौर में, जैसे कि रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर उद्योग जगत कामयाब है और उद्योग बढ़ रहे हैं तो रोज़गार मिलेगा और एक समस्या ख़त्म होगी। ऑल इंडिया मेटल फोर्जिंग एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश अग्रवाल जी। कैसे इस विकास की दौड़ में आपको लगता है कि हम मीट आउट कर पाएँ, और ख़ास तौर से मोदी जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि हम सबमिट कर रहे हैं, बाकायदा उद्योग जगत को भी इनवाइट कर रहे हैं, आप कैसे उसमें योगदान देना चाहते हैं और कैसे आपको लगता है कहाँ खामियाँ हैं? इसमें खामियों की बजाय अगर हम ये बताएं आपको कि अगर हम इसका सॉल्यूशन की तरफ जाएं वो ज़्यादा अच्छा है। खामियां तो किसी भी चीज़ में हो सकती हैं, लेकिन सॉल्यूशंस के ऊपर जाएं। हमारा आपसे ये निवेदन है, ये बताना चाहते हैं कि जब भी औद्योगिक की नीति बनती है उसको लोगों के ग्रास रूट से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बुलाया जाए या उनके पास जाया जाए और उनसे उनकी बातों को समझा जाए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, उसमें यहाँ कोई कमी नहीं है। पावर की अवेलेबिलिटी की बात है, उसमें कोई कमी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात है, उसमें कोई कमी नहीं है। बेसिकली ये होना चाहिए कि जब भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बने, ज़मीनों के जो रेट हैं वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 5 से 10% ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो ज़मीनों के रेट हैं एनसीआर के अंदर 60 से 70% प्रोजेक्ट कॉस्ट के रेट हैं। आप बताइए, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट मशीनरी के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर क्या लगाएंगे? 30% के ऊपर आप प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि ज़मीनों के रेट सस्ते किए जाएं। उसमें हमारे कुछ सुझाव हैं, किसी भी समय बैठ करके हम इन सुझावों को दे सकते हैं और बता सकते हैं। सर, अभी जैसे यूपी सीडा के आरएम साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम उद्योग जगत को ख़ास तौर से इनवाइट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की भी कोशिश है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी चाहते हैं कि उद्योगों की परेशानियों को सॉल्व किया जाए, और अब सरकार ख़ास तौर से मशीन भी उद्योग जगत के द्वार जाना चाहती है, आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो क्या लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 से 10% कॉस्ट होनी चाहिए टोटल प्रोजेक्ट की ज़मीन की, लेकिन आप कह रहे हैं 60 से 70% तो अकेली ज़मीन की कॉस्ट हो गई, तो कैसे मीट आउट होगा? तो कहाँ आपको लगता है समन्वय की कमी है, या वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो आपकी समस्या को नहीं समझ रहे, या इस कॉस्टिंग को वो नहीं समझना चाह रहे? बहुत आसान बात है जी। इन लोगों ने यूपी सीडा को या नोएडा की ज़मीनों को, ग्रेटर नोएडा की ज़मीनों को एक कमाई का अड्डा बना दिया है। यहाँ आप ये बताइए कि क्या हम कभी भी, अगर ये यूपी एसआईडीसी बनी थी या यूपी सीडा पहले जब बना था, तो क्या ये पैसा कमाने के लिए बना था? ये इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बना था। हमने 6 रुपये गज के अंदर ज़मीन लेकर के इंडस्ट्री चलाई है यहाँ पर बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में। अब आप ये बताइए कि सारा पैसा ही कैपिटल के ऊपर लगता था, मशीनरी के ऊपर लगता था, आज सारा पैसा ही ज़मीन पर चला जाता है। तो ये समस्याओं को हमें आपस में बैठ करके अपनी बात को समझाने के लिए हम सक्षम हैं। इस बात को बताने के लिए यूपी सीडा के पास ना तो कोई ज़मीन है, 11 इंडस्ट्रियल एरिया इनके पास हैं, उसमें से जो कैंसिल हो जाते हैं या जो बेच के चले जाते हैं उन्हीं के पास खाली वही ज़मीनें हैं। इनके पास नया कोई इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। सर, एक ज़माने में यूपी के अंदर बात करें, कानपुर को और गाज़ियाबाद की जो एक पहचान थी वो यूपी के मैनचेस्टर के तौर पर लोग चर्चित करते थे। आज 6 यूनिट्स का ठेर है और बंद यूनिट्स का ख़ास तौर से, और बात की जाए अगर तो लैंड यूज़ चेंज करके भी, और कई बार आपने देखा होगा कि फार्म हाउस भी चल रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं, यानी उद्योग से हटकर लोग अदर बिजनेस में जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि उद्योग फेल हुआ है, या लोगों का इंटरेस्ट बदला है, या कहीं कोई खामी है? जिनको आराम की कमाई मिल रही है किराए के खाने की, औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर वेयर हाउस बना दिए, किराए पे इंडस्ट्रियाँ चला दी, वो क्यों काम करेंगे बताइए आप? ये स्कीम ही डिफेक्टिव है कि आप किराए पे दे सकते हैं, लेकिन दे रहे हैं लोग। यूपी सीडा अलाउ कर रही है, इनके अंदर कानून के अंदर है, इनके दे रहे हैं और किराए पे काम कर रहे हैं। वो काम क्यों करेंगे? हमारी जो कमिंग जनरेशन है उनको ये नीतियाँ इनकी ख़राब कर रही हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये एरिया है, इंडस्ट्री के लिए ही ये एरिया है, इंडस्ट्री ही यहाँ चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई देश इनके पास नहीं है। हर चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र चार्जेस, परमिशन, हर जगह यूपी सीडा के पास जाना पड़ता है। फ्री एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता।
सर जैसे उद्योग की बात करें तो लोहे की जो इंडस्ट्री है उसके बगैर किसी भी देश का विकास, खासतौर से अगर आप बात करेंगे उसकी जिसे कहना चाहिए फोर्जिंग की आप बात कर रहे हैं और चीज़ें, उसकी अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो किसी भी उद्योग का मेन रीढ़ मानी जाती है। आप उस उद्योग से जुड़े हुए हैं, आप उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। मेन समस्याएं क्या हैं, जैसे आप अक्सर चर्चा करते हैं कि रॉ मटेरियल को लेकर है और चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है उसमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है? कुछ में नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट माने, इसको अराइजिंग ना माने। जो भी हमारा को रॉ मटेरियल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अराइजिंग मानती है, हम कहते हैं इसको प्रोडक्ट मान लें, ताकि हम उसके ऊपर चर्चा तो कर सकें। जब वो प्रोडक्ट मानते ही नहीं, हम चर्चा कैसे करें? इसलिए हम सेकेंडरी स्टेज प्रोड्यूसर से माल लेते हैं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे को चाहिए। तो इसलिए हम इस बारे में भी ज्योतिराज सिंधिया से अगले हफ्ते मिलने जा रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए। सर एक चीज़ है, जैसे टैक्सेस हैं, जीएसटी है और चीज़ें हैं, ख़ास तौर से पावर की बात करें, बिल्स की बात करें, आपको लगता है कि जो सरकारी देनदारियां हैं वो आपसे भी एक तरह से ज़्यादा उम्मीद भी की जाती है, लेकिन वो आपके ऊपर बोझ के तौर पर भी होती है, कहीं इसमें आपको लगता है? नहीं, कुछ नहीं है। जो भी, चाहे जीएसटी है, चाहे वो पावर का बिल है, चाहे वो वैट है, कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब सिंप्लीफाइड है बिल्कुल। हर महीने पैसा जाता है, ना कोई इसमें क्वेश्चन है, ना इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम है, ना टीडीएस में कोई प्रॉब्लम है। सहूलियत ही सहूलियत है। अब तो काम करने वाला आदमी खाली एक ही चीज़ तलाशता है कि ज़मीन मुझे कैसे सस्ती मिले, बस। मतलब मेन समस्याओं में अगर आप बात करेंगे तो महंगी ज़मीन के अलावा कोई समस्या आपको नहीं लगती, या आपको लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अभी आपका औद्योगिक जो क्षेत्र है इसमें सड़कें लगभग सारी ही टूटी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर आपने कभी ध्यान? इस बारे में जी 5 साल से लड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अब हम रोज़ाना काम इंडस्ट्री चलाने वालों का इंडस्ट्री चलाने का है, वो नगर पालिका में बैठने का नहीं है, ना वो यूपीसीडा में बैठने का है। हमारे पास इतना समय नहीं है। हम तो आपको बता सकते हैं कि भाई ये समस्याएं जो जिस आदमी के सामने समक्ष ये समस्या समझाई जा रही है, ये उसका काम है, उसका निवारण करना। हमारे बस की नहीं है रोज़ जाना। आप लेटर लिखते हैं कभी? लेटर भी लिखते हैं, मीटिंगों में जाते हैं। आपने सूचित किया सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा डेली हर महीने उद्योग बंधु की मीटिंग में ये इशू उठता है। मेन समस्याएं क्या है कि शॉर्ट में अगर आप बताएं तो? हमारे को कोई समस्या नहीं है, मेन ज़मीन की समस्या है। ज़मीन की समस्या हल हो जाए, यूपी सीटा का शिकंजा हमारे से ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सड़कें फ्री होल्ड लैंड कर दें। टूटी हुई सड़कें आपको लगता है? टूटी हुई सड़कें तो ये नगर निगम करेगा ना जी, वो सुनता ही नहीं है, वो कहता है जी हमारे पैसा ही नहीं है। अब आप देखिए, ये आपके बगल में सड़क जा रही है, उसका आरसीसी की सड़क बन रही है। हमने पूछा भाई ये 125 टन के ऊपर डिज़ाइन होनी चाहिए सड़क, कि ताकि 125 टन की कैरिंग कैपेसिटी भी हो। हमें नहीं पता इन्होंने क्या किया है। नाले बंद होने चाहिए, नालू चालू होने चाहिए, जो नाले बंद ऊपर से बंद होने चाहिए और नाले चालू होने चाहिए। हमें नहीं पता इन्होंने क्या किया। अपने हिसाब से टेंडर पास हो गया है, अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हमसे ना पूछा जाता है, ना हमसे किया जाता है। एक लास्ट सवाल मेरा, यूपी का मैनचेस्टर गाज़ियाबाद आपके सामने है, आपने इसको बसते भी देखा, आपने इसको बनते हुए देखा, आप इसका हिस्सा भी रहे हैं। आज की हालत दुर्दशा कहें या दशा कहें या तरक्की कहें, आप इससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कहाँ कहाँ आपको लगता है कि सुधार किया जा सकता है, आपकी राय में? कुछ नहीं है जी, इसमें तो खाली ज़मीन की कीमत कम कर दें, रोडों के ऊपर लाइट लगवा दें, रोड ऐसी हों जो 125 टन के ऊपर डिज़ाइन हो, कम ये ना हो कि 50 टन पे डिज़ाइन हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पानी अगर नहीं बहेगा, सड़कों से ड्रेनेज नहीं होगा, तो फिर वो सड़क फिर टूटेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अरे पूरी दुनिया में यार 100 साल के लिए बनते हैं प्लान, यहाँ 5 साल के लिए प्लान बनते हैं। अब बताइए, योगी जी ने कहा गड्ढे भरो, मट्टी से गड्ढे भर रहे हैं, ये क्या बात है जी? कोई देखता नहीं है, ये मैं मान ही नहीं सकता कोई ना देखता हो। अच्छा एक सवाल, ज़मीन के रेट बढ़े हैं दिल्ली एनसीआर में, तो सबसे ज़्यादा अगर रेट बढ़े हैं तो ज़मीन के ही बढ़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो रेट्स सिर्फ आपके लिए बढ़े हैं या पूरे उसके लिए बढ़े हैं? आपकी जो शिकायत है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप उसको ना समझते हुए कह रहे हैं कि बार बार ज़मीन? इन्वेस्टर आ रहा है जी, बेचने वाला आ रहा है। आप मुझे बताइए, 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में 4 करोड़ की ज़मीन होगी, तो आप ही बताइए ना जी, कैसे प्रोजेक्ट चलेगा? बताओ आप। वो तो बेचेगा, उसको फिर दोबारा बेचेगा, चलेगा ही नहीं वो। कोई दुकान 30,000 रुपये महीने की है, 15,000 रुपये महीने का तुमने आदमी रखा, 45,000 रुपया कैसे कमाएगा जी वो? आप खुद ही बताइए क्या कमाएगा वो?
तो इसलिए रेंटल वैल्यू जब ही कम होगी जब ज़मीनों के रेट कम होंगे। यानी आपको लगता है मेन समस्या यही है कि ज़मीनों के रेट बढ़ने से आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू ज़मीन में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही है, इसी को लेकर आप शायद कुछ सुझाव भी रखना चाहते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश थी कि उद्योग जगत की कुछ समस्याओं को उजागर करने के लिए और ख़ासतौर से मशीनरी तक और सरकार तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। हमारे साथ मौजूद थे ब्रजेश अग्रवाल जी, उन्होंने अपनी बातें रखने के बाद सुझाव भी दिए हैं और ये बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो और योगी जी उसको 3 ट्रिलियन तक ले जाने की बात कर रहे हैं, उसमें अगर समन्वय उद्योग जगत का होगा तो यकीनन बेहतर रास्ते तय हो सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।